Hello student, Assalamualaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 26, that is the major ecosystem. Let's start. तो जब मैं ecosystem का वर्ड बोलती हूँ तो आप लोगों के माइंड में एक ऐसी इन्वायरमेंट आती है जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग हंसी खुशी मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे हो। अब ये जो इन्वायरमेंट होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा आपका क्लाइमेट रोल प्ले करता है, यानी अगर कंडीशन स्पेशली टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे लिविंग थिंग सर्वाइव कर सकें तो उस जगह पे लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सो किसी भी इन्वायरमेंट को डिफाइन करने से पहले हम उसके टेम्परेचर को माइंड में जरूर रखते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग अपने इकोसिस्टम को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हमारे पास है हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास लिथोस्फेरिक या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और ये हमारी दुनिया के अंदर 29% के ऊपर कवर हो रहा है। पहले बात करते हैं हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम की, यानी कि हमारी दुनिया में जहां जहां पानी होगा और वहां पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जाहिर बातें अपने आप को स्टैब्लिश करेंगी, तो इस इकोसिस्टम को हम लोग हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम कंसीडर करेंगे। ये हमारी अर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें ओशन जो होता है वो 71% अर्थ की सरफेस को कवर करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम 71% अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के अंदर भी आगे जो है वो दो कैटेगरीज आ जाती है। एक हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा सॉल्टिश होता है, और ओशन और सीज इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है जो कि हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर होता है जो कि लैंड पे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे हमारे पास लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, रिवर्स हो, स्ट्रीम्स हो, तो उन सब में जितने भी लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर रहे होंगे तो उस इकोसिस्टम को हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कंसीडर करेंगे। अब जो ये सारे इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उन इकोसिस्टम्स को, उनके जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके नंबर को डिफाइन करे होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इतना कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता है जितना दुनिया में होता है, यानी कि अर्थ के ऊपर या लैंड के ऊपर जितने तेजी से टेम्परेचर चेंज होता है उतनी तेजी से पानी के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और ये हम सब ने पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर के अंदर स्टडी किया था। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की। लाइट सबसे ज्यादा पानी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और दैट्स वाई अब जैसे जैसे लाइट जो होगी वो हम डेप्थ की तरफ जाएंगे पानी के अंदर अंधेरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी पानी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड डेप्थ डिक्रीज होती है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स जो है वो इकोसिस्टम में जैसे ही पानी जो है वो दरियाओं से पानी समंदर में गिरता है तो अपने साथ कई न्यूट्रिएंट्स पानी में लाता है। उसके अलावा हमारे पास जो सर्टेन एनिमल्स की जब डेथ होती है तो उनके भी जो रिमेन्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस से सेडिमेंट्स क्रिएट होते हैं जो कि अर्थ की या ओशन के बॉटम पे या सी के बॉटम पे जो होता है वो स्टैब्लिश हो जाते हैं, ये सेटल हो जाते हैं, और मोस्टली जो होता है उन एरियाज पे वही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं जो कि इन डेट्राइट्स के ऊपर जिंदा रह सकते हैं या इन डेट्राइट्स को अपनी फूड के तौर पे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अबंडेंट वाटर की। एज यू ऑल नो, क्योंकि ये वाटर के अंदर इकोसिस्टम स्टैब्लिश हुआ है तो यहाँ पर वाटर की कमी नहीं होती, बल्कि पानी जो होता है वो रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अबंडेंट वाटर के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश कर देते हैं या अबंडेंट इन्वायरमेंट वाटर इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवा रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। हमेशा जब प्रोडक्टिविटी का वर्ड होता है आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखना है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स कि बायोमास की प्रोडक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस कितनी ज्यादा हो रही है। और अब आप देखो तो हम लोगों ने बताया कि जैसे जैसे हम ओशन के डेप्थ पे या ओशन के बॉटम पे मूव करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है। सो दैट्स वाई जो अपर लेयर होती है ओशन की या वाटर बॉडीज की, उनके ऊपर लाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो वहां पर बहुत ज्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेश लेक्स की। फ्रेश लेक्स जो होते हैं वो साइज और डेप्थ में बहुत ज्यादा होते हैं। अब इनके फ्रेश लेक की डेंसिटी साइज के ऊपर हम लोग इन्हें 3 मेजर जोन्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि हमने इसकी साइज और डेंसिटी के बेसिस पे इन्हें 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है जो पानी के शोर के करीब है उसको हम लोग लिटोरियल जोन कहते हैं। देन हमारे पास जो इसके अपर मोस्ट लेयर है जो पानी के ओपन पानी में आती है वो आती है लिम्नेटिक जोन, और आखिर में हमारे पास प्रोफंडल जोन है। अगर मैं लिटोरियल जोन की बात करूँ तो लिटोरियल जोन के अंदर क्योंकि पानी जो होता है वो शैलो है तो इसलिए इधर न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। एनिमल्स में यहाँ पर जो है ये बेसिकली आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि जमीन के साथ रहने वाले हैं, जैसे आपके फिशेस, टर्टल, आपके फ्रॉग्स जो कि पानी और वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं, एंड आपके ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि क्लिंजिंग यानी कि सरफेस के साथ अटैच होकर जो होता है वो अपनी लाइफ गुजारते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर हाइड्रा।
फिर हम बात करते हैं लिम्नेटिक जोन की। अब ये जो है ये आपके शोर से थोड़ा सा आगे मूव होता है। अब यहाँ पे जो इसकी अपर लेयर है, इधर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी पूरी एक फूड चेंज होती है, वो स्टैब्लिश हुई होती है। जैसे आपके जो है पहले आपके फूड के लिए जो है वो हमारे पास साइनोबैक्टीरियाज हैं, बिकॉज यहाँ पर रूट्स को स्टैब्लिश होने के लिए कोई स्पेस नहीं है। इस एरिया में कोई घास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो प्लांट्स की रूट्स है वो एंकर हो सके, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको एल्गी और प्लांट्स जो है वो नजर नहीं आएंगे। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, और उन साइनोबैक्टीरियाज को हमारे प्रोटोजोआस खाते हैं, जिनको स्मॉल क्रस्टेशियंस खाती हैं, और इन स्मॉल क्रस्टेशियंस को हमारी फिशेस खाती हैं। तो इस तरह से इस लिम्नेटिक जोन के अंदर आपका पूरा इकोसिस्टम स्टैब्लिश है। आखिर में हमारे पास प्रोफंडल जोन है। प्रोफंडल जोन ये वो जोन होता है जो कि बॉटम के ऊपर होता है। अब यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है, दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। और फिर इधर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, वो जब बॉटम पे आके सेटल होते हैं, वो उन पे जो है वो फीड करते हैं और उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेट्रिटाइड्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेडिमेंट या स्क्रैप्स ऑफ द डेड मटेरियल पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, जैसे डीकम्पोजर्स वगैरह, तो वो इस जोन में बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इन इक्वेटिक सिस्टम के ऊपर ह्यूमन का इम्पैक्ट। अब क्योंकि ये एक्वेटिक सिस्टम, ये आपका जो है इंटरवेंशन हुई है, इसमें सीवरेज वाटर जो है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जा रहा होता है, सो दैट्स वाई इसके अंदर जो होता है वो नाइट्रोजन और आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और आपकी एक पूरी लेयर क्रिएट कर देता है काई की। उस काई की लेयर होने की वजह से जो सनलाइट होती है वो पानी के अंदर नहीं जा सकती, और पानी के अंदर जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं, और जब पौधे मरते हैं तो उनके ऊपर सर्वाइव करने वाले जानवर भी मर जाते हैं, और फिर उस पानी के अंदर सिर्फ वो डीकम्पोजर्स रह जाते हैं जो कि उन बैक्टीरिया उन डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करते हैं, और दैट्स वाई एक फाउल स्मेल क्रिएट हो जाती है। फिर दूसरा जो आपके एक्वाटिक फ्रेश वाटर एक्वाटिक को चैलेंज है वो आपके एसिडिक रेन का है। जब आपके जो फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो इनके बर्निंग से सल्फर और फॉस्फेट के कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड जो होते हैं वो एयर में जाते हैं, और एयर में जाने के बाद वो वाटर वेपर के साथ मिक्स होके एसिड की फॉर्म में जमीन पर आते हैं, और जब वो पानी के अंदर गिरते हैं तो पानी की जो पीएच होता है उसे चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो उस पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोगों ने 3 मेजर जोन्स पे डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पोलर रीजन है वहां पर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है, और पूरा साल जो है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, सो दैट्स वाई ये जो है ये हमारे पास ग्लेशियल इकोसिस्टम होता है। देन हमारे पास टेम्परेट जोन होता है जिसके अंदर जो होता है वो कंडीशन फेवरेबल होती है सर्वाइवल के लिए, और यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो चारों सीजन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और आखिर में हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन के पास वाला रीजन होता है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इधर जो ह्यूमिडिटी होती है और टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, वाटर बहुत यानी कि बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, सो ये जो होता है ये वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं कि जब हम लैंड के ऊपर होते हैं तो वहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज लिविंग थिंग्स को फेस करने को मिलता है वो एयर होती है, क्योंकि एयर जो होता है वो ह्यूमन या एनिमल्स के ऊपर या इवन प्लांट्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, और अगर ये ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स इस प्रेशर को बेयर ना कर सके तो वो कोलैप्स कर जाते हैं या गिर जाते हैं। सो दैट्स वाई इसके लिए हमारे पास जो है वो स्केलेटन और प्लांट्स के अंदर सपोर्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं पानी की, क्योंकि यहाँ पर एयर है, एयर के अंदर से जो है वो वाटर जो होता है वो रिमूव करती है, वाटर इवेपोरेट होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो विद द स्पेशल मैकेनिज्म जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है उसको कंजर्व कर रहे होते हैं। इसी के बेसिस पे टेम्परेचर और वाटर न्यूट्रिएंट के बेसिस पे हम लोग जो होता है इकोसिस्टम को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम। जब मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में ये पांचों के पांचों इकोसिस्टम जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसा कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि शोग्रान और नीलम वैली में है, कॉन्फेरस एल्पाइन एंड बोरेयल फॉरेस्ट जो कि हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में है, देन वी हैव द ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो कि गिलगित और कश्मीर में, डेजर्ट इकोसिस्टम जो कि हमारे सदर्न पंजाब एंड सिंध में एग्जिस्ट करता है, और आखिर में हमारे पास टंड्रा रीजन है जो कि कराकोरम और ग्लेशियर जो रास्ते हैं या ग्लेशियर रेंज है उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेट रीजन होता है वो मॉइस्ट कंडीशन ज्यादातर हमारे पास नीलम वैली और शोग्रान के अंदर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। एज द नेम शो कि टेम्परेट जो है ये हमारे पास टेम्परेट रीजन में, डेसिडियस ऐसे फॉरेस्ट जो कि सर्दियों के अंदर या लो टेम्परेचर वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से अपने जो लीव्स होते हैं उन्हें शेड कर देते हैं, और ये जो फॉरेस्ट बनाते हैं वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं।
तो इधर जो है एवरेज रेनफॉल वो हमारे पास 750 से लेकर 1500 मिलीमीटर के करीब होती है, और जो टेम्परेचर होता है हमारे पास वो 4 to 30 डिग्री के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फेवर कर रहा होता है लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, सो दैट्स वाई यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और हर प्लांट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सर्दियों में अपने पत्तों को जो है वो झड़ जाते हैं, और गर्मियों में और बाहर में ये पत्ते दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन के अंदर जो चारों सीजन हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सो दैट्स वाई एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है, और हमारे पास लाइकन से लेकर ट्रीज तक हर ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है वो इंसेक्ट्स, डिकम्पोजर्स, स्मॉल मेमल्स, लार्ज मेमल्स, प्रीडेटर्स, हर तरह के जानवर भी जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देन क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है उसके अंदर प्लांट्स और डिकम्पोज मटेरियल की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सो दैट्स वाई इसका कलर जो होता है वो ग्रेश ब्राउन होता है। फिर इसका जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो अगेन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा और ये कंडीशन सूटेबल होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ के जो एरियाज है वो बहुत जंगलात तेजी से कट रहे हैं, और इसकी मेन रीजन एग्रीकल्चर के लिए लैंड और ह्यूमन इनहेबिटेट या ह्यूमन हाउसिंग सोसाइटीज के लिए लैंड की जरूरत है। अगर हम अब बात करें अपने कॉनिफरस अल्पाइन फॉरेस्ट की, तो हम लोग जो है वो अपर कागान, दीर, चिलास और मालम जब्बा के एरियाज की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ के वाले जो ट्रीज होते हैं वो कॉनिफरस अल्पाइंस और बोरियल फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो सर्दियाँ होती है वो इंतहाई सर्द और टेम्परेचर समटाइम -10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और यहाँ पे सर्दियों में बर्फबारी होती है, और गर्मियाँ जो होती हैं वो काफी खुशगवार होती हैं। अगर मैं इसके एनिमल्स की बात करूँ तो हमेशा याद रखें कि जब सर्दियाँ बहुत बर्फबारी होती है तो यहाँ के जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी के ऊपर एक फर कोट जो होता है या फिर वूल जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे पास जो आपके आर्कटिक वुल्व्स होते हैं, आपके पास जो होता है वो पाइसन है, ब्लैक बियर है और डियर, इवन जो मार्को पोलो चीप है वो भी इस एरिया में पाई जाती है। फिर हमारे पास जब प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर जो होता है बेसिकली कॉनिफरस यानी कि कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास पाइनस आ जाते हैं, पिंड्रो आ जाता है, सिडेरस ड्यूडोरा आ जाते हैं। तो ये तमाम प्लांट्स जो होते हैं इनका जो स्टाइल होता है या इनकी जो साख्त होती है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप में होती है, ताकि जो स्नो है वो इनके ऊपर से स्लाइड डाउन कर जाए और इनके ऊपर जो है वो कोई स्नो जो है वो ज्यादा देर तक ना रहे। फिर इसके जो क्लाइमेट की सिवियरिटी होती है, यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन जो होती है वो ओकेजनल होती है, यानी कि गर्मियों में थोड़ी बहुत ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा भी होगी तो सर्दियों में वो पॉपुलेशन जो है वो मूव कर जाएगी। लेकिन यहाँ के जो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और उनको जो है वो फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो दैट्स वाई ये फॉरेस्ट जो होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेयर ट्रीज बहुत तेजी से जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कट रहे हैं। फिर अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, जो कि गिलगित में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में और चित्राल के अंदर पाया जाता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो टेम्परेट रीजन पर ग्रासलैंड होती है उसको हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं और जिसे हम लोग पेरिरीज भी कहते हैं, और जो हमारे पास ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रासलैंड होती है इसको हम लोग सवाना भी कहते हैं। अब जो प्लांट लाइफ होती है, प्लांट लाइफ में जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं वो ज्यादातर ग्रासेस होती है। इस ग्रासलैंड का मीन ही यही है कि यहाँ पे ग्रासेस होंगी। तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें टेम्परेट रीजन की जो होते हैं वहां पे ज्यादा जूसी होते हैं ग्रासेस, और उनके अंदर जो होता है वो वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं सवाना की बात करूँ तो सवाना के अंदर जो है वो ग्रासेस के साथ साथ ट्रीज भी वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं और इनकी ग्रासेस जो होती है वो ब्राउन इन कलर और स्पाइकी होती है। फिर ये जो ग्रासेस होते हैं वो एक 3 तरह की ग्रासेस एग्जिस्ट कर रही होती है, एक बहुत टॉल, एक मीडियम, एक स्मॉल, और इस प्रोसेस को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। हमारी अगर सॉइल कंडीशन की बात करें तो ग्रासेस क्योंकि अपर सॉइल को होल्ड करते हैं, सो दैट्स वाई पानी जो होता है वो सिर्फ अपर लेयर में एग्जिस्ट कर रहा होता है और जो बॉटम लेयर होती है वो काफी ड्राई और बंचर होती है। एनिमल्स की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हर्बीवोर्स, इंसेक्ट्स, और इन हर्बीवोर्स और इंसेक्ट्स को खाने वाले जानवर जिनमें हम लोगों के पास स्नेक्स है, रेप्टाइल्स है, लिजर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा होंगे। तो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये ग्रासलैंड है तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास सवाना की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि सवाना रीजन के अंदर जो हमारे पास बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर प्रोडक्टिविटी लेस है क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है वो कम होती है। अगेन ये ग्रास लैंड है तो ह्यूमंस जो होते हैं इसे अपने एग्रीकल्चर लैंड के लिए इस ग्रास लैंड को क्लियर आउट कर लेते हैं या फिर अपने एनिमल्स को वहां पर ग्रेज करवाते हैं, जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग होती है और यहाँ की जो एरिया है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू डेजर्ट, और इस प्रोसेस को हम लोग डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सिंध और सदरन पंजाब के अंदर डेजर्ट इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेनफॉल जो होते हैं हमारे पास हर साल 10 to 20 इंचेस की होती है, समटाइम इससे भी कम होती है।
और इधर जो है वो मोस्टली वही प्लांट ग्रो करते हैं जो कि इस लेस वाटर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, और इन प्लांट्स को हम लोग जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। तो एनिमल्स भी जो है ये मोस्टली नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि रात को निकलने वाले होते हैं और दिन में ये लोग छुप जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो अनबेरेबल होता है डेजर्ट का डे टाइम पे। और हमारे पास कुछ ऐसे हाई मेमल्स भी होते हैं जिनमें कैमल्स और शीप होती हैं जो कि पानी के जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं या पानी के जो कुएं होते हैं उन पे अपने वाटर के लिए सर्वाइव कर रही होती हैं। अब ये वाहिद बायोम है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम तेजी से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमने पिछले बायोम को जब जिक्र किया था तो ग्रास लैंड जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू डेजर्ट में, तो दैट्स व्हाई इस डेजर्ट बायोम का जो एरिया है वो हर साल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो डिसर्टिफिकेशन का ही है। आखिरी बायोम की बात करते हैं तो चलते हैं हम लोग पोलर आइलैंड्स पे, और जो पोलर रीजन होते हैं उस रीजन के जो बायोम्स होते हैं उनको हम लोग टंड्रा कहते हैं। टंड्रा के ऊपर जो प्लांट लाइफ होती है वहां पे सारा साल बर्फ जमी रहती है, तो जमीन आपको तकरीबन देखने को नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मोस्टली विलोज होते हैं और आपके पास रेनडियर मॉस प्रेजेंट होती है। और इस रेनडियर मॉस पे जो एनिमल सर्वाइव करता है उसको हम लोग लाइनिंग कहते हैं। ये रैट लाइक फरी एनिमल होता है और फिर उस फरी एनिमल को खाने वाले वुल्फ, फॉक्स और ऑल जो होते हैं वो इस एरिया में बहुत ज्यादा अबंडेंट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। अब जो टंड्रा है वहां पे क्योंकि प्रोडक्टिविटी नियरली जीरो है, सो दैट्स व्हाई वहां पे प्लांट्स को ग्रो करने में कई सौ साल लग जाते हैं। तो इधर जो होता है वो ह्यूमन अगर इम्पैक्ट डालेगा भी और अगर कोई ड्यू टू सम रीजन इधर की जो प्लांट लाइफ है ये बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्करेज भी करे या उसको रिमूव भी करेगा, डिक्रीज भी करवाएगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा टंड्रा के ऊपर वो रियली इरिवर्सिबल होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमन लाइफ के लिए नियरली इम्पॉसिबल है सर्वाइव करने में। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मोस्टली जो होता है वो आर्मी चेक पोस्ट होती हैं या रिसर्च प्रोसेसेस के लिए कुछ आपके कैंपिंग लगी हुई होते हैं, या समटाइम्स हम जो ऑयल रिजर्व फाइंड करने के लिए जो ड्रिलिंग वगैरह होती है वो होती है। सो टंड्रा के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो नियरली लिमिटेड होती है। आखिर में इन तमाम इकोसिस्टम्स के ऊपर हम लोग ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन का हर इकोसिस्टम के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट इस वजह से रहता है क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो जब भी किसी चीज को यूज करते हैं वो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आने वाले 50 या 100 सालों के अंदर अगर हमने अपने इकोसिस्टम को कंजर्व ना किया या हमने ट्रीज ना लगाए और डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस को ना स्टॉप किया, तो हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए अर्थ पे रहना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग अपनी समरी को एंड करते हैं। आई होप आपको आज के चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।